सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक स्टेप आपने पार कर लिया, मतलब आपने अब सीए के कोर्स में एंट्री कर ली है। मतलब अभी तक कुछ किया नहीं था, अभी तो सिर्फ साबित कर रहे थे अपने आप को कि भाई कि हम सीए करने के एबल है या नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने आपको एबल बना दिया है, बनाया आपने अपने आप को, ये इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दे दिए। तो ओके, तो क्लास स्टार्ट करेंगे हम। मैं आपको आज की जो क्लास में पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा मैं लॉ। जो सिलेबस है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास हमारी शुरू होगी। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब आज की क्लास सही बताऊं तो पढ़ाई स्टार्ट होगी भी नहीं, थोड़ी बहुत हो जाए तो हो जाए, वरना पहले आपको पता चलेगा कि असल में जो सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाह रहे हो वो सब्जेक्ट क्या है। देखो, आपका पेपर नंबर 2 है जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। ग्रुप 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं? 4 पेपर हैं। इस बार से वो 3 होने वाले थे, बट बदकिस्मती से वो 3 नहीं हो पाए, तो वो नेक्स्ट मई अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट होगा। बट अभी तक के लिए क्या है कि आपके ग्रुप के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट हैं और चारों के 4 सब्जेक्ट जो है आपके 100 मार्क्स के हैं। ठीक है बेटे? और आपका पेपर नंबर 2 है जो कि कहता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में देखो डिवाइड किया हुआ है। एक साइड में लिखा है कॉर्पोरेट और दूसरी साइड में क्या है? अदर लॉस। पहले तो सिलेबस की थोड़ी सी जानकारी हो जाए, उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह और कुछ बड़े बड़े से एग्जाम्पल होंगे, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। यहां पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है, आपके 100 मार्क्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। कैटेगरी नंबर 1 उन्होंने बोला कॉर्पोरेट लॉज, इसकी थोड़ी सी झलक, हल्की सी झलक आपको सीए फाउंडेशन में मिली होगी। लास्ट चैप्टर, 5वां चैप्टर एलएलबी के बाद कंपनीज एक्ट, याद है? कुछ हल्का फुल्का आपके सर में पढ़ाया होगा, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह वगैरह। ठीक है? यस। अपनी भावनाओं को जाहिर मत करो। आ जाओ जी। तो कॉर्पोरेट लॉज और दूसरी साइड में जो आपका पॉइंट है उसको आप कहते हो अदर लॉज। बेटे, आपके एग्जाम में ये जो कॉर्पोरेट लॉज है ये 60 मार्क्स का है और ये पूरा का पूरा एक सिंगल एक्ट है जिसको आप कहते हो कंपनीज एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। और जो अदर लॉज हैं, पहले मैं अदर लॉ की जानकारी देता हूं क्योंकि कंपनी एक्ट फिर एक साथ ही शुरू करेंगे। अदर लॉज में आपको 4 चैप्टर आपके इंस्टीट्यूट ने बोले कि आपको करने हैं। 4 चैप्टर में एक चैप्टर नंबर 1 जो कि फाउंडेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। बेटे ये वो वाला है नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने जो पढ़ा था फाउंडेशन के अंदर, टोटल 6 यूनिट पढ़े थे। वो 6 यूनिट थे जनरल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 2 टाइप के, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर आपके इंस्टीट्यूट ने आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल की नॉलेज देने के लिए आपको बोला कि बेटा एक काम करो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी चीज पढ़ो। वहां पर मैं आपको कुछ 5 बातें बताऊंगा। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, 5 टॉपिक है। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो टोटल आपका अदर लॉस 40 मार्क्स का है ना बेटे, आपके इंस्टीट्यूट ने 40 मार्क्स को 4 चैप्टर में डिवाइड किया, लेकिन बताया नहीं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपके पेपर में आएगा। पहली बार ये जो न्यू सिलेबस का पेपर आया था ये 2018 में आया था और 2018 से लेकर आज तक का जो पैटर्न है वो ये बात बोलता है कि ऑन एन एवरेज कम से कम 10 नंबर का आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके पेपर में आता ही आता, 10 नंबर का। फिर दूसरी बात है जो कि बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, उसको कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये शायद आप पहली बार पढ़ोगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी आपके पेपर में ऑन एन एवरेज 10 नंबर का आता है। यहां पर आप लोगों ने कभी सुना होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। ठीक है? तो ये उन सब की बातें करेगा।
एक एक्ट है आपका जो कि एक्टों का बाप बोलते हैं इसको। जितने भी एक्ट है ना, जितने भी एक्ट हैं, उन सारे एक्ट को पढ़ने का तरीका इस एक्ट में बता रखा है, जिसको आप कहते हो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। और एक अदर लॉज और है जिसको, जो कि कोई एक्ट नहीं है बेटे, अदर लॉज जो चौथा है वो कोई एक्ट नहीं है, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट। तो मेरे दोस्त, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट का मतलब, स्टेट्यूट का मतलब होता है लॉज। उन लॉ को आप इंटरप्रिटेट किस तरीके से करोगे। देखो, एक ही शब्द की ना इंटरप्रिटेशन कई लोगों की नजरों में बहुत अलग होती है। जैसे कि एक नाम है चिराग और एक नाम है दीपक। मेरा नाम है दीपक पाठक, ठीक है जी, बताना था ना, कोई का एग्जाम्पल ले। तो भाई साहब, एक नाम है चिराग और एक नाम है दीपक। अच्छा, दोनों का असल मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। चिराग भी क्या करता है? रोशनी। दीपक भी उजाला करता है ना जी, और उजाला भी उजाला ही करता है, उजाला का नाम भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन सबको अलग अलग तरीकों से इंटरप्रिटेट करते हैं। लॉ के अंदर भी हम लोगों को बातों का इंटरप्रिटेशन, चीजों का इंटरप्रिटेशन वो सीखना होता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं सबसे पहले यहां से शुरू कर रहा हूं, इस वाले को सिर्फ और सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं कि उन चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट में सबसे एक आपको एग्जांपल के तहत बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते क्या है। तो मेरे दोस्त, मान लो आपको एक शादी का कार्ड आता है, और जनरली वैसे लोग लिखते नहीं है, लेकिन मान लो शादी के कार्ड में आपसे लिखा है कि वी एक्सेप्ट ओनली, जो गिफ्ट है उन्होंने गिफ्ट के बारे में लिखा है, जो आप लोग आए तो कुछ ऐसा गिफ्ट देना। उन्होंने गोल्ड सिल्वर, ठीक है जी, गोल्ड सिल्वर डायमंड और डॉट 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 ईटीसी। ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, ठीक है जी। आप लोग शादी में पहुंच गए वहां पे और आप लोग गिफ्ट लेके गए। तो हमारे यहाँ पर ये शायद कोई बाजार लगता है, सोम बाजार, मंगल बाजार। तो आपने सोम बाजार से 80-90 रुपए का बढ़िया सा कड़ा सा खरीदा, आइटम का खरीदा, और वहां पर जाके गिफ्ट प्रेजेंट कर दिया। सामने वाले का मूड खराब हो गया। आपको क्या लगता है, आपको वो गिफ्ट देना चाहिए था? 80 रुपए 100 रुपए वाला जो कड़ा है या कोई अंगूठी, क्यों नहीं देना चाहिए था? कंडीशन क्या थी? लेकिन एंड में तो लिखा था ईटीसी। वो जो लाइन थी ना, गोल्ड सिल्वर डायमंड डॉट 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 एक्सेट्रा, वो हमें ये इंटरप्रिटेट करवा रही थी कि जो भी लाना महंगा लाना। यस और नो? गलत तो नहीं कह रहा? जैसे कि मैं बात करता हूं गोट, GOAT, बकरी होती है। शीप की बात करता हूं भेड़, काऊ की बात करता हूं बफेलो की बात करता हूं। मैं कहता हूं जंगल में ये चार है, एक्सेट्रा आगे लिख दिया। तो आप एक्सेट्रा में क्या समझोगे? शेर, लायन, क्यों भाई, चार टांग तो उसकी भी होती है। क्या समझोगे एक्सेट्रा में? मैं बात कर रहा हूं पालतू जानवरों की। तो यहां पर मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है, कुछ समझ रहे हो? तो ये लोग लॉ की इंटरप्रिटेशन बताएंगे आपको कि आपको लॉ में क्या इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है जी। ये जो चार के चार है, जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो ये बोलता है कि जितने भी बाकी के एक्ट हैं, उन सारे एक्ट में कुछ एक कॉमन बातें लिखी होती है, कुछ ऐसी चीज जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस एक्ट में आओ, ये एक्ट उसको डिफाइन करता है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक कोई लेडी है जो कि गाड़ी चला रही है, कार, ठीक है जी। वो बड़ा डर लगता है भाई साहब, एक दिन तो मेरे पीछे पड़ गई स्कूटी लेके। अच्छा, सड़क पे पीछे पड़ा तो कोई बात नहीं, पार्क में क्या कर रही है भाई? ठीक है। मैं तो टेंशन में आ गया। तो अभी क्या हुआ कि मान लो कोई लेडी है जो कार चला रही है। अब लेडी कार चला रही है और रेड लाइट उसने क्रॉस कर दी, और वहीं से वो ट्रैफिक वाले ने उसको धक्का कर दिया। ट्रैफिक वाले पेड़ के पीछे खड़े रहते, सामने नहीं आते, जो सामने आएंगे तो गलती नहीं करेगा कभी कोई बंदा। तो वहां क्या करा, उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेडी को। अब लेडी को पकड़ा तो बोला गाड़ी साइड में लगाओ, अब आपका चालान होगा। अब चालान पे लिखा हुआ था कि सब कुछ पेनल्टी लिखी होती है ना, उस पे लिखा हुआ था कि हिम को 2000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। हिम मतलब मैन, ठीक है।
अब वो अटक गई वहां पर, इधर आ, यहाँ हिम लिखा, मैं तो हरू। अब वो ट्रैफिक वाले परेशान, अच्छा ये भी हरू आप, ठीक है अच्छा जाओ। अच्छा बेटे वहां पर ये वाला जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको समझा रहा है कि जहां पर हिम लिखा है तो ये ऑब्वियस है कि वहां पर हर की भी बात है। देख वैसे लॉजिकल बात है, ये लड़ सकते हैं इस बात पे, तूने तो हिम लिखा है मैं तो हर हूं, मैं तो नहीं दे रही पेनल्टी, नहीं तो कानून चेंज करवा के हर लिखवा के। वैसे ही आजकल लेडीज बराबर है, इक्वल बराबर है लेडीज, बिल्कुल है या नहीं है? तो मेट्रो में आपकी सीट क्यों है अलग से? है ये इंटरप्रिटेशन होती है ना, नहीं होनी चाहिए, सीट होनी चाहिए। मैं तो खड़ा हो जाता हूँ, लेडीज पे बैठता हूँ, कोई लेडीज आती है खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन लेडीज सीट में बैठने में बड़ा मजा आता है, कम से कम वहां तो सुनने को मिलता है एक्सक्यूज मी, नहीं तो हमारा जीवन इतना खराब है कोई हमसे बोलता ही नहीं। है ना, भावना ये है, असल में फीलिंग हमारी है, कारण ये था। अभी सुनना ध्यान से, इस जनरल क्लॉजेज एक्ट 1872 के अंदर क्या कहता है कि आपको कुछ कुछ ऐसी बातें जो थोड़ा सा परेशान करे, तो ये वाला चैप्टर आपको समझा देगा। इस चैप्टर में साफ साफ हर एक बात लिखी हुई है, ये दोनों ना लगभग लगभग थोड़े थोड़े सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर आता कैसे, ये टोटल आता है लगभग लगभग 48 मार्क्स का, लेकिन आप बोल लो सर सिलेबस आप कितना बता रहे हो, 40 का। 48 का कैसे आता है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जबकि मैं कह रहा हूं कि एवरेज 10 नंबर का है, लेकिन ये 14 14 नेगोशिएबल 14 कितने हो गए 28, 10 का जनरल क्लॉजेस और 10 का इंटरप्रिटेशन। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये 8 नंबर ज्यादा क्यों है? पता है बेटे, आपका पेपर 100 नंबर का नहीं आता, 120 का आता, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन आप छोड़ सकते हो। तो इसीलिए टोटल मार्क्स, मैंने देखो मार्क्स की कैटेगरी भी समझ में आ गई। 40 मार्क्स का आपका मतलब, मैं कभी भी क्लास में बोलूंगा तो अदर लॉस के बारे में बात करेंगे तो वो 40 नंबर के, लेकिन पेपर में वो 48 का आएगा। तो देखो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है 14 नंबर का, नेगोशिएबल 14 नंबर का, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे, जबरदस्त अच्छे से फिंगर पे होगा सारा का सारा का। अब दूसरी साइड में आपका जो सिलेबस है 60 मार्क्स का, वो है कॉर्पोरेट लॉज, और बेटे ये पेपर में आपके लगभग लगभग 72 का आता है। तो 8 नंबर वो हो गए, 12 ये हो गए ना 120। कॉर्पोरेट लॉज आपका 60 नंबर का है। अब इस कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बात करिए। बेटे आपको एक बताऊं, एक बात, जितने भी के सारे एक्ट बने हुए हैं, उन सारे एक्ट में कुछ ही एक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट में एक ये वाला एक्ट है जिसको आप बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्ट, नहीं लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। मैं आपको लॉ और एक्ट के बीच का फर्क भी बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद। कंपनी के बिना इकोनॉमी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भारत की इकोनॉमी चल रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, वो सारी की सारी चल ही कंपनी के बेसिस पे रही है। अगर कंपनी नाम की चीज नहीं होती तो मेरे ख्याल से वो इकोनॉमी चल पाना मुश्किल हो जाता है। अब जब कोई लॉ इतना इंपॉर्टेंट है तो उस लॉ को सीए स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए। पता है आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाओगे ना ट्रेनिंग में, तो लॉ और ऑडिट, ये दो चीजें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, और ये दो चीजें आपको परेशान भी करेंगी ट्रेनिंग के दौरान भी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के टाइम पे भी। लोगों को लगता है कि ये थ्योरेटिकल है, मैं यकीन दिलाता हूं ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। और जब क्लास होगी, हम क्लास के बीच में कई कई चीजें देखते रहेंगे, आपको समझ में आएगा थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल है। कॉर्पोरेट लॉ आपका 60 नंबर का है, और अब इस 60 नंबर के बारे में ये सुन लो, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है, कितने चैप्टर है 10 नंबर ऑफ चैप्टर है। और मैंने जो अपने नोट्स है उस नोट्स में चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू जो आपका इंस्टीट्यूट का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली डाला हुआ है। 10 चैप्टर यहां से, 4 चैप्टर यहां से, कितने हो गए 14, 14 चैप्टर आपके हो गए। और ऑन एन एवरेज मेरी लगभग लगभग 50 क्लासेज होंगी, 50 के आसपास, 50, या अगर आप रिवीजन वगैरह पास्ट ईयर देखेंगे तो मेरी क्लास 60 क्लास होगी टोटल, कम से कम 2-2 घंटे की।
2 घंटे, सवा 2 घंटे हम एवरेज रखेंगे इसका, ठीक है। संडे को क्योंकि संडे होता है तो उस दिन 4 घंटे, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल 2 घंटे, ठीक है जी। तो कॉर्पोरेट लॉज में आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर पढ़ने के हैं 10 और वहां पर 4। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट लॉ की, और कॉर्पोरेट लॉ करने के बाद हम कहां पर जाने वाले, अदर लॉज में सीक्वेंस में चलेंगे, क्लियर है। तो मैं शुरू करूंगा आपका कॉर्पोरेट लॉ, लेकिन शुरू करने से पहले अब आपको जरा बताया जाए कि लॉ असल में होता क्या है। और फाउंडेशन लेवल पे मिली हुई जानकारी आपकी बहुत ही कम होगी, क्योंकि गलती वहां की फैकल्टी की नहीं, मतलब फैकल्टी तो उतना ही बताना चाहिए बच्चों को जितना वो हजम कर पाए फाउंडेशन लेवल पे। अब इंटर लेवल पे आपको करना क्या, आपका बेटे ये जो कॉर्पोरेट लॉ है, टोटल कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपके हैं 470। कितने सेक्शन है, और टोटल 470 सेक्शन 29 चैप्टर्स में कवर। कितने चैप्टर दोस्त, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इंटर के बच्चों के लिए आपका से इंस्टीट्यूट कहता है सेक्शन नंबर 1 से 148 सेक्शन पढ़ोगे। सेक्शन नंबर 1 से लेकर 140, ये 148 सेक्शन बेटा कॉस्ट ऑडिट का, याद है, कॉस्ट ऑडिट का। तो हम 1 से लेकर 148 सेक्शन पढ़ने वाले हैं और पूरा 60 नंबर का है। और एक खुशी की बात आप लोगों के लिए है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। पहले लॉ में और ऑडिट में मार्क्स थोड़े से कम आते थे, ऐसा नहीं बच्चों के नंबर नहीं आते थे, आते थे। बट अब इंस्टीट्यूट का जो मार्किंग स्कीम और जो एग्जाम का पैटर्न है वो इतना बेस्ट हो चुका है, आपका 30 नंबर का बेटे एमसीक्यू है विद नो नेगेटिव मार्किंग। मौज आ गई, मौजा ही मौजा, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चों के। तो ये आपको एक खुशखबरी देनी थी, 30 नंबर का एमसीक्यू कहीं से भी पूछ लेगा। जो आपका टोटल पेपर है ना, ये 60 और 40 में डिवाइड किया, ये कहीं से भी अपने अनुसार जो है वो पूछ लेगा। 30 नंबर एमसीक्यू। तो देखो आपको यहां पर एग्जेम्प्ट करने की पूरी पूरी संभावना है, अगर आप तरीके से सारी क्लासेस अटेंड करते हो, होमवर्क कर लेते हो। सबसे ज्यादा हेयरिंग पे ध्यान देना, क्लास की देखना, आपका बहुत ही ज्यादा मजा आएगा सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो 30 का आपका एमसीक्यू है, थोड़ा सा खुश हो जाओ इस बात को लेकर। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए सबसे पहले कि लॉ जो है वो होता क्या है। सिंपली फाउंडेशन में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, पहले मेरे को आपको लॉ के बारे में हल्का सा बताना है और फिर मैं आपको बताऊंगा लॉ मेकिंग प्रोसेस, कि लॉ बनाया कैसे जाता है। और लॉ बनाते वक्त मैं कॉर्पोरेट लॉ का ही एग्जांपल लूंगा और कॉर्पोरेट लॉ से ही मैं बहुत सारी डीप और कुछ कहानियां बताने वाला हूं, फिर जाकर हम कंपनी एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले कि लॉ का मतलब क्या होता है, तो लॉ का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन, जो कि सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग। अब सोसाइटी में सिर्फ ह्यूमन इंडिविजुअल नहीं रहता, सोसाइटी में ह्यूमन इंडिविजुअल के साथ में पार्टनरशिप भी, यानी कि फर्म भी रहती है। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं रहती, क्या कंपनी नहीं रहती। तो ये सारे अलग अलग लोग जब सोसाइटी के अंदर अपने अपने तरीकों से रहते हैं और अपने अपने तरीकों से काम करते हैं, तो वो काम जो वो लोग करेंगे तो रूल्स और रेगुलेशन होने जरूरी है नहीं है। अब कोई ये कंपनी चल रही है, खुद ही सोच के देखो, अब कहानी हमारी शुरू हो गई। कोई ये कंपनी चल रही है और खुद ही सोच के देखो वो कंपनी, मैं मान के चल रहा हूं एक कंपनी है, थोड़ा सा आपको फाउंडेशन का कंपनी लॉ पता है इसीलिए मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं। एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कहां लिस्टेड है बेटे, मतलब उसका नाम स्टॉक मार्केट में है और वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, उस कंपनी के अंदर पैसा जो है वो कौन लगाता है, पब्लिक, आम जनता, है ना जी। अब आम जनता किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगा रही है, कोई एक कंपनी का नाम लो मेरे दोस्त, रिलायंस मत बोलना, टाटा, मुझे पता उसका छोटा भाई कहीं ना कहीं बोलेगा, ठीक है, कम कम फास्ट। कोई कंपनी है, तो मैं बात कर रहा हूं चलो जी रिलायंस की, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी के अंदर पूरा का पूरा इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है। इंडिया के लोग जितने भी लोग हैं भाई, क्या है कि
अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हो तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? 6%। एचडीएफसी बैंक थोड़ा एहसान कर रहा है, 7% दे रहा है। अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हो, रिटर्न है गोल्ड में, बट कुछ अनसर्टेनिटीज की वजह से वो बढ़ और घट भी जाता है, जैसे यूक्रेन रशिया, वो तो गोल्ड बढ़ गया रेट। चांदी पहले महंगी थी, अभी सस्ती हो गई है। रेट ऑफ रिटर्न इन चीजों में थोड़े से कम होते हैं। और आजकल का वो बंदा जो पैसे को सेव कर रहा है, उसको चाहिए कि भाई मेरे पैसे से जो रिटर्न है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न है, वो ठीक ठाक है, अच्छी खासी रिटर्न है। तो वो उस अच्छी खासी रिटर्न के लिए एक तरफ जाता है, एक तरफ भागा भागा जाता है। खासकर कोविड के बाद तो वो लोग भी जिनको नॉलेज नहीं है मार्केट का, वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारी ऐड आती है, ग्रो ऐप देखिए, ग्रो के अलावा अप स्टॉक, और सारे जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बॉलीवुड वाले म्यूचुअल फंड, वो कहता सही है ना जी, वो कहता सही है। बस हमारे एक इंस्टीट्यूट है जो हमेशा बोलता गलत है, ठीक है, इसके अलावा बाकी वो म्यूचुअल फंड वाले वो कहते हैं हाँ जी सही है। कहने का मेरा मतलब क्या है, लोगों के जेब की, इंडिविजुअल पर्सन है, उन लोगों के जेब के जो सेविंग के पैसे हैं, वो लोग चाहते हैं अच्छी जगह पे लगाए जहां से रिटर्न आए। अब वो कहने में एफडी में लगाऊंगा 7% आ रहा है, गोल्ड में लगाऊंगा चल मान ले 10% भी आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए हाइयर रेट ऑफ रिटर्न। हाइयर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है स्टॉक मार्केट से। कहां से मिल रहा है? स्टॉक मार्केट से। जब हाइयर रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, उनमें से एक नाम मैं लेता हूं रिलायंस का। रिलायंस कंपनी के अंदर मान लो 1 करोड़ लोग ऐसे हैं भारतवासी। पॉपुलेशन तो आजकल पता ही है, नंबर 1 हो गए हम लोग, पता है आपको। इसी में बचे हुए थे, मैंने कहा इसमें भी नंबर 1 करते हैं। मोदी साहब कह रहे 56 इंच पे भाई, टेंशन मत ले, खुद के बच्चे नहीं पूरे देश के करवा दिए, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ये वाली रिलायंस कंपनी है, रिलायंस की कंपनी में 1 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया। पैसा लगाया भाई, किसी बंदे ने लगाए 500 रुपए, किसी ने लगाए 2000 रुपए, कोई लगा रहा 2 लाख रुपए, कोई लगा रहा 20 करोड़ रुपए, कोई लगा रहा 15 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए। तो देखो, माना कि एक इंडिविजुअल बंदा पैसे कम लगा रहा है, लेकिन कंपनी के पास इकट्ठा होकर कितना पैसा हो रहा है बेटे? रिलायंस का कई लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है, पता है आपको रिलायंस के बारे में? कई लाख करोड़ रुपए का। वो कई लाख करोड़ आते कहां से? वो पब्लिक से आ रहे हैं। अब पब्लिक से वो पैसा आ रहा है, वो पैसा आ रहा है। बताओ, जो इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है, क्या वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में जाकर चेक करेगा कंपनी मेरे पैसे का क्या यूज कर रही है? आप खुद ही सोच के देखो, आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने भी खूब मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ, तो क्या मैं उस कंपनी में जाके चेक करूंगा कि भाई टाटा या रिलायंस या अडानी क्या काम कर रहे हैं? लेकिन मेरा तो पैसा लगा हुआ है। अब वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट कर सकते हैं, करते नहीं है, सारे नहीं करते। कंपनी के मैनेजमेंट के लोग क्या कर सकते हैं, वो उस पैसे का मिसयूज कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं। और जब वो उस पैसे का मिसयूज करेंगे, उसका मतलब क्या है कि यहां पर बिलीव टूट रहा है इन्वेस्टर्स का, स्टॉक मार्केट से भी, हर एक जगह से। और जब बिलीव टूटेगा ना, तो जेब से लोग पैसा, अब पैसा नहीं निकालेंगे। सर जी इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? हम लोग क्यों पीछे थे? क्योंकि सारे पैसे चावल के डब्बों में रखे जाते थे। देखिए ना, कभी अपने घरों में मसालों के डब्बों में पैसे मिल जाएंगे, नमक वमक, वो नमक को पूरा अंदर हाथ डालना, देन 2-4 हजार मिल ही जाएंगे फिर तुम्हारी मम्मी के पैसे, ठीक है जी। तो हमारा इंडिया पहले इसलिए पीछे था। और अगर आपकी जेब से पैसा नहीं निकल रहा मेरे भाई, तो इकोनॉमी डेवलप कैसे होगा? अब उस बिलीफ को क्या जिंदा रखना है? अब इस बिलीफ को क्या रखना है? जिंदा रखना है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए बेटे? नोटिफिकेशन बंद करनी है। हाँ जी, चल छोड़ देख रहे। ओके, तो गड़बड़ हो गई है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तो बिलीव उन लोगों का बरकरार रखना है। किन लोगों का? यूजर्स बोलते हैं उन लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं।
अब उनके बिलीव को बरकरार रखने के लिए कुछ तो कानून होना चाहिए ना, जो उन कंपनियों के ऊपर बैठा रहे और देखता रहे कि कहीं तो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। समझ में आई बात? तो उसके लिए ही कानून बनाया और उस कानून का नाम था क्या? कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट, पूरा नाम 2013, कंपनीज एक्ट 2013। आई बात समझ? अब उस कंपनीज एक्ट 2013 में समझ रहे होगे कि आया रिसेंट में, कितने टाइम पहले? 10 साल। ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी सुनो। कंपनीज एक्ट 2013 आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, और फिर मैं इस लॉ के आने का प्रोसेस बताऊंगा। भाई साहब क्या हुआ, जो आप लोगों को 60 नंबर का पढ़ना है वो पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट जो है वो लॉ का पार्ट होता है। लॉ के अंदर बहुत सारी चीज होती है, एक्ट भी होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, अलग अलग बातें भी होती है, जुडिशरी केस लॉज जो पहले आए हुए हैं। आपने शायद सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, अल्ट्रा वायरस एक्ट पढ़ा था, याद है? वो केस स्टडी थी वहां पर। तो ऐसी केस स्टडी का भी रेफरेंस हम लोग लॉ के अंदर लेते हैं। लॉ एक वाइडर कॉन्सेप्ट और एक्ट क्या है? नैरोअर कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट 2013 पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर एक्ट भी पढ़ेंगे और साथ में रूल्स रेगुलेशंस, जुडिशियल केस स्टडीज वगैरह सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या है जी, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है ना, वो कंपनीज एक्ट 1956 को हटाकर पूरा का पूरा काट कर आया है। इससे पहले 2013 से पहले एक एक्ट लागू था 1956। और पता है आपको 1956 में जो एक्ट बने होंगे, तो आप खुद सोच के देखो उस समय के और आज के लोगों की सोच कैसी होगी। उस समय ज्यादातर काम कैसे होते थे? मैन्युअली। उस समय के जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो उस 1956 की सोच के अकॉर्डिंग होंगे। चलो बीच बीच में अपडेशन हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे अपडेशन नहीं हुआ होगा। कंपनियां क्या करती थी, उस कमजोर लॉ को, कमजोर लॉ जो 1956 वाला एक्ट था ना, बहुत ही कमजोर था, उसका तगड़ा लेवल से बड़े लेवल पर बेनिफिट उठाती थी नेगेटिवली, और उस बेनिफिट को उठाने के बाद यूजर्स का अल्टीमेटली कटता था, उनका क्या होता था? नुकसान होता था यूजर्स का, और यूजर्स का बिलीव जो है वो टूटने लगा मार्केट से। अब जब बिलीव टूटने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं लगा रहे पैसा, जब पैसा नहीं लगेगा तो मनी का सर्कुलेशन खत्म है, सारे काम खत्म, देश भी डेवलप नहीं होगा, ना इंडिविजुअल कोई बंदा डेवलप होगा। समझ में आ रही है बात? और ये चीज प्रूफ करके दिखाई एक कंपनी ने, उस कंपनी का नाम था सत्यम। नाम है, सुना है बेटे? किसी ने सुना है? एक कंपनी हुआ करती थी मेरे दोस्त, ये कंपनी शायद 97 के अकॉर्डिंग, 97 में नहीं, 1987 के आसपास ये कंपनी जो है वो फॉर्म हुई थी, ये कंपनी बनी थी। ये कंपनी हैदराबाद की सॉफ्टवेयर कंपनी थी, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत अच्छा नाम था इस कंपनी का। और इस कंपनी का जो डायरेक्टर था, टॉप लेवल का जो डायरेक्टर था, वो राजू लिंगम कुछ नाम है उसका। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कंपनी क्या करती थी। ये कंपनी ने बिजनेस किया, न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। इंडिया में उसका बिजनेस बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा था, लेकिन उसके पीछे बिजनेस को बढ़िया लेवल पे चल नहीं रहा था, वो लोग बिजनेस को बढ़िया लेवल पर दिखा रहे थे। अब जैसे कि मान लो ये कंपनी है, ठीक है जी, सत्यम, राजू, वी राजू लिंगम करके कोई नाम था, इसने वाली कंपनी खोली, और ये कंपनी थी कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वाली कंपनी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट में पहले अपना नाम बनाया, और जब नाम बन गया स्टॉक मार्केट में भी ये लोग आ गए। ये लोग अपनी सेल्स को जो फेक सेल्स दिखाते, सेल्स 60 करोड़ रुपए हुई है, तो वो दिखा रहे थे क्या 600 करोड़। मैनेजमेंट पूरा का पूरा इन्वॉल्व था। पता है आपको 13,000 फेक एम्प्लॉइज दिखाते थे हर महीने, कि हमारे पास 13,000 एम्प्लॉइज हैं। अब 13,000 को सैलरी जारी होगी, तो सारी फेक सैलरी दिखाते होंगे डॉक्यूमेंट में। इन्होंने क्या किया, मार्केट में जो बंदा 60 करोड़ की सेल असल में कर रहा है, दिखा 600 करोड़ की सेल रहा है, तो प्रॉफिट भी बढ़ा होगा
और जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बड़ा होगा तो यूजर जितने भी इन्वेस्टर जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे या नहीं, तो वो लोग उसके शेयर्स को क्या करते थे, खरीदते थे। अब राजू ने क्या किया, वहां से जितने भी पैसे आते थे वो सारे के सारे पैसे ना उसका हैदराबाद के रियल एस्टेट में वो पैसे को लगाने लगा। अब क्या कहते नहीं है कि एक चोरी को अगर आप छुपाना चाहो ना तो धीरे धीरे चोरी जो है वो बढ़ती जाती है। अब वो कंफ्यूज हुआ, रियल एस्टेट में उसका काम चला नहीं अच्छे तरीके से, और 2008 में आ गया इन्फ्लेशन, पता होगा आपको, और प्रॉपर्टी के दाम रियल एस्टेट के क्या हो गए, कम हो गए। और राजू ने ये सोचा था कि राजू ने क्या करा, इंटरनल एक जानकारी निकाली, हैदराबाद में मेट्रो का काम आने वाला था, तो उसने मेट्रो की साइड की सारी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को खरीद लिया। अब उसने सोचा जैसी मेट्रो आएगी इसके दाम क्या होंगे, दाम बढ़ेंगे तो वो पैसा निकाल के फिर मैं कंपनी में डाल दूंगा। लेकिन 2008 में इन्फ्लेशन आया, रियल एस्टेट डाउन हो गया, खत्म। राजू लिंगम टेंशन में खुद ही जनवरी के महीने में 2009 में खुद ही उसने एक्सप्रेस किया सबके सामने कि भाई मैं पिछले 9 साल से ये वाला काम कर रहा हूं, और पिछले 9 साल से राजू लिंगम ने कई सारी फेक कंपनियां बनाई थी, और सारी फेक कंपनियों को अपने ड्राइवर, रिश्तेदार, सबके नामों पे कर करके रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीद रहा था। और वो सारा पैसा आ कहां से रहा था, वो पब्लिक पैसा सत्यम में लगाती थी और पहुंच जाता था वहां पर। धड़ाम जैसे इसकी पोल खुली, भाई साहब इंडिया का स्टॉक मार्केट छोड़ो, न्यूयॉर्क तक के स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइस जो है वो हद से ज्यादा डाउन हो गए, और लोगों का बिलीफ जो है वो टूटने लगा। अब बताओ, ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा कोई कर सकता है क्या? अब ऐसे लोगों की वजह से पूरा का पूरा इंडिया का मार्केट खराब हो रहा है, तो क्या सरकार को चिंता नहीं होगी? तो सरकार के मन में आया कि भाई कोई एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि ऐसी की तैसी करके रखे, जो भाई जिस लॉ से ये लोग डरे, प्रॉपर तरीके से डरे। आ रहा है कुछ समझ में? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया कंपनीज एक्ट 1956, 1956। अब इस लॉ को बनाने का प्रोसेस क्या है, फिर मैं दोबारा इस कंपनीज एक्ट के ऊपर आऊंगा। लॉ में प्रोसेस बेटे क्या होता है कि जब भी कभी भी किसी देश में नया कानून लाना होता है, तो पहले तो कुछ बहुत सारे समझदार लोग एक जगह पर बैठते हैं, पहले तो वो कमियां देखेंगे ना कानून बनाने के लिए कि भाई नए कानून में चाहिए क्या क्या। तो बहुत सारे समझदार लोग एक जगह पर बैठते हैं और वो उस नए कानून के लिए मंथन करते हैं बैठ के कि भाई नए कानून में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो सारी चीजें किसी एक जगह पर लिखी जाती है और उस चीज को क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। आई बात समझ? फिर इस बिल को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, और इंडिया के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 सभा होती है, कौन कौन सी? एक होती है राज्यसभा और एक होती है हमारी लोकसभा। ठीक है जी। राज्यसभा के अंदर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लोकसभा में सेंट्रल से आते हैं। जो मोदी वाले इलेक्शन होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? लोकसभा के। और जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं उनमें से जितने भी जिसकी मेजोरिटी स्टेट गवर्नमेंट बन गई, वो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने यहां से राज्यसभा में भेजते हैं। समझ में आई बात? अब राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों ही जगह पर इस बिल को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। मतलब ये दोनों बंदे अपनी सहमति देते हैं, मतलब मेजोरिटी ने हाँ बोल दी तो ये बिल जो है अब क्या बन जाएगा, बोलो ना, क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। बिल्कुल गलत। अब इसके बाद एक्ट भी नहीं बनेगा। अब इसके बाद इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है हमारे महामहिम के पास। किसके पास? महामहिम बोलते हैं इनको, फर्स्ट सिटीजन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है इस टाइम पे? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपनी सहमति देते हैं, और जैसे ही उन्होंने अपनी सहमति दी ये चीज क्या बन जाती है? अब कोई बोलिएगा बड़े तेज है भाई, बोलना क्या बन जाती है? नहीं बता। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दी, सहमति देने के बाद अब कैसे पता चलेगा कि भाई
एक नया कानून आया, जैसे कि कल जो है बेटे देहरादून में 10 लोग मर गए, ठीक है, एक हाईवे में कोई ट्रक और कार की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। मुझे कैसे पता लगा? मैं वीडियो बना रहा था वहां खड़े होकर। क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर से, न्यूज चैनल से। अब ऐसे नया जो कानून आता है ना, वो सारा का सारा नया कानून जो जाता है वो जाता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सुना है कभी? इसको हिंदी में कहते हैं भारत का राजपत्र। और जब ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में ये चीज आ जाती है तो तब से ये चीज क्या बन जाती है? एक्ट। क्लियर है? तो दिस इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो जो कंपनी एक्ट बनाया था ना, वो कंपनी एक्ट को भी बनाते वक्त यही सेम प्रोसेस फॉलो किया गया होगा। ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं आप लोगों से क्या डिस्कस कर रहा हूं, अब मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो कॉर्पोरेट लॉज पढ़ाऊंगा, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी? तो अब इस कंपनीज एक्ट 2013 की चर्चा डिटेल में हल्का सा मैंने आपको बताया, और थोड़ी सी डिटेल दी जाएगी इसमें। भाई साहब सिंपल सी बात है, इस भारत के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, उन कंपनियों में अकेली कंपनी कभी कोई काम नहीं करती। उस कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आप एक शब्द में बोलो तो स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर इक्विटी, शेयर होल्डर, डिवेंचर, इंप्लॉइज सब आ जाते हैं। अब वो स्टेक होल्डर किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और वो कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना, वो लगातार जानबूझकर कुछ गलतियां कर रहा है, ये सोचकर कि बाहर वाले तो बेवकूफ हैं। भाई इस बंदे ने 100 करोड़ रुपए मेरे को दे दिए, वो मेरे को चेक थोड़ी कर रहा है बार बार आके कि 100 करोड़ का मैं करके आ रहा हूं। जैसे पहले के जमाने में आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते थे, पहले की एडवर्टीजमेंट टीवी में ऐड देखिए कभी, हाय हैंडसम, हाय हैंडसम देखिए। तो फेयर एंड हैंडसम की एक क्रीम आती है और आप फटाक से लगाओ और हैंडसम बन जाओ। बनाया कोई यहाँ पे ऐसा जिसको हैंडसम बनने की मतलब मन कर रहा हो और फेयर एंड हैंडसम लगाओ और बन गया हो? अच्छा कभी ऐसा हुआ तुमने कोई परफ्यूम लगाया और तुम्हारे बगल में 6-8 लड़कियां आ गई चिपक की टच? अरे वो ऐड में दिखाते हैं, मतलब कुछ भी कहीं से भी कुछ भी। तो ये जो फालतू के काम हुआ करते थे ना पहले, रेगुलेशंस नहीं था, कुछ था ही नहीं कि मतलब इन जो ये उल्टी सीधी ऐडें दे रहे हैं या पैसों का मिसयूज कर रहे हैं, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं था, और था तो कमजोर था। अब उन रेगुलेशन को पक्का करने के लिए, तगड़ा करने के लिए पहली बात तो 1956 वाले एक्ट को हटाकर क्या लेकर आए? 2013 वाला एक्ट। क्लियर है? अब 2013 वाला एक्ट आया तो सारी चीजें इसके अंदर क्या आई? नहीं आई। इसके अंदर हर एक बात मैं आपको बढ़ाऊंगा कि एक बंदा जब कोई अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है ना, मतलब रजिस्टर्ड करवाने जाता है, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि पिछले 5 साल में मैंने कोई कांड नहीं किया है। खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने पिछले 5 साल में कोई गड़बड़ नहीं की। नहीं तो पहले 1956 में कैसे भी कंपनी बन जाती थी, जिसको फ्रॉड करने का मन करे वो कंपनी बना के बैठ जाएगा। एक कंपनी के डायरेक्टर की 80-80 फेक कंपनियां चलती थी और सारे पैसे इधर से उधर एक्सपेंसेस के माध्यम से जो है घुमाते फिराते थे। किसका नुकसान हो रहा? सबका हो रहा है। यूजर्स का तो हो ही रहा है, क्या भारत की सरकार का नहीं हो रहा? टैक्स का पैसा खराब हो रहा है। तो उन्होंने ये वाला एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? करें अब शुरुआत। अब इस एक्ट में आप लोगों को मैंने बता दिया टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे 10, और 10 नंबर ऑफ चैप्टर 60 नंबर का आपका पेपर है। वैसे एग्जाम में 72 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी? अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट जो करवाऊंगा वो चैप्टर 1 है, जो कि कह रहा है प्रीलिमिनरी। आज ये चैप्टर की बस कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि आपके लिए मैं शेयर करूंगा। प्रीलिमिनरी कंपनीज एक्ट 2013 किया जाए शुरू। तो मेरे दोस्त सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है डेफिनेशन? क्या होती है? तो डेफिनेशन ये बात कर सेक्शन नंबर 2
सबसेक्शन 20। ये कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी which is incorporated under Companies Act 2013 or any of the previous company law, any of the previous company law। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर ये क्या बात कह रहा है, कंपनी की डेफिनेशन हमें कह रही है कि भाई कंपनी का मतलब होता है वो जो सबसे पहली बात क्या हुई हो, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है बेटा क्या, रजिस्टर्ड। तो यहां पर सीधी बात, नो बकवास। जैसे कि पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप आपने पढ़ा फाउंडेशन में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक बात आपने पढ़ी थी कि कोई एक फर्म जो है वो चल सकती है विदाउट रजिस्ट्रेशन भी, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो वहां पर एक वर्ड था एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कैसे बनता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता था, ओरल और, यानी कि आप पार्टनरशिप ओरल में भी बना, यार एक चीज जो ओरल में बनी है वहां पर डिस्प्यूट होने के चांस कम है या ज्यादा। बेटा सबसे पहले आप इनकॉर्पोरेशन करवाओ, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, और ये रजिस्ट्रेशन ना आप दो बंदे बैठकर खुद नहीं कर सकते। आप अपनी कंपनी को चला रहे हो, और वो कंपनी कल को 1 लाख करोड़ की भी बन सकती है, 10,000 करोड़ की भी बन सकती है। जैसे फ्लिपकार्ट है, पता है आपको, प्राइवेट कंपनी है, पता है किसी को, दो दोस्त थे बंसल, बैंगलोर में अमेजोन के बेसिस पे उन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी की शुरुआत की थी। आज वो फ्लिपकार्ट कंपनी लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस करती है, पता है आपको, आप सबने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा वहां से। अब कंपनी प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी लोग सोचते हैं छोटी सी कंपनी होगी, पर जरूरी है छोटी सी कंपनी है कोई प्राइवेट, कोई बड़ी कंपनी बन सकती है। अब 1 लाख करोड़ रुपए तुम मार्केट से उठा रहे हो, अपना टर्नओवर शो कर रहे हो 1 लाख करोड़ रुपए, क्या तुम फ्रॉड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। मैं तेरी जांच बाद में करूंगा, पहले तू अपनी कंपनी को बनाने के लिए मेरे पास आ और अपने आप को क्या करा, रजिस्टर करवा। तो सर जी किसके पास जाएं? सीधा मोदी के ऑफिस, 7 डेज कोर्स, नाम चेंज हो गया ना उसका, रेस कोर्स का, और मेट्रो स्टेशन का, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, मतलब जो मेट्रो थी जहां प्राइम मिनिस्टर हमारे रहते थे, 7 रेस कोर्स के बिल्कुल सामने, रेस कोर्स के बिल्कुल सामने। तो कहां जाओगे आप? प्राइम मिनिस्टर के पास। सर जी वो एक कंपनी बनानी थी यार, वो बनवा दो ना, कंगी बेचेंगे कंगी, ठीक है। तो अब ये नोटंकी करोगे उसके आगे। तो अब क्या है कि हमारी भारत की सरकार ने एक्ट तो बना दिया, अब उस एक्ट को रन कैसे करें? तो पता है आपको, गवर्नमेंट सिर्फ अकेला मोदी नहीं चलाता, मोदी ने अपने अंडर में अलग अलग मिनिस्ट्री बना रखी। गलत तो नहीं कह रहा, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बना रखी। जैसे कि आप लोगों को कुछ पता हो या ना पता हो, एक बात जरूर पता होगी, और आपने पक्का अपने व्हाट्सएप के स्टेटस या स्टोरी पे वो बात जरूर डाली होगी। 1 फरवरी को आपका बजट आएगा, और वहां पर बहुत सारी टैक्सेशन की बातें आई होगी, आपने भी चिपका दिया वो कॉपी पेस्ट मार के, देखा था स्टोरी में, व्हाट्सएप स्टोरी। 1 तारीख को बजट आता है, किसने पेश किया था? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि आज की डेट में कौन है? निर्मला सीतारमण। यानी कि जब भी देश के फाइनेंस की बात होगी तो निर्मला सीतारमण को आगे करेंगे, और उससे पूछा जाएगा मैडम जी बताओ क्या करना है। और जब भी माइंड की बात होती है तो चाणक्य एक हमारे हैं, कौन है? अमित शाह साहब, जो कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। खतरनाक लेवल का आदमी भाई साहब है ना। और अगर बात आप करते हो स्मृति ईरानी, नाम सुना है आपने? ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का नितिन गडकरी साहब को दे रखा है, बहुत बड़े स्तर पर वो काम करते हैं वहां पर। तो पूरी की पूरी सरकार कुछ ऐसे नहीं चलती कि भाई एक ही
खुद ही मोदी सब चला रहा नहीं, उन्होंने अपने अंडर में डिपार्टमेंट्स बना रखे। आई थिंक 63 के आसपास मिनिस्ट्रीज है हमारे इंडिया के अंदर। तो पता है कंपनी क्या लगता है आपको, इजी है? मतलब कि कंपनी कोई छोटी मोटी बात है देश के लिए? बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है तो उसके लिए कोई एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं? तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, कंपनी एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ को पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको मैं बार बार आगे की क्लास में बोलूंगा एमसीए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो कि कंपनीज एक्ट को प्रॉपर तरीके से देखता है, संचालित करवाता है। कल को कोई भी बात होती है तो वो कहां पर लोग जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। तो बेटे तेरा बटुआ चोरी होगा, सीधा डीसीपी के पास जाएगा, आईपीएस ऑफिसर के पास। नहीं बताना, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। मान ले तेरा पर्स चोरी हो गया, 18-22 रुपए थे उसके अंदर, और तू सीधा पहुंच गया वहां पर आईएएस ऑफिसर, आईटीओ में जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, सीधा पहुंच गया। तो टॉप चीफ होता है पुलिस का, कमिश्नर। तब 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 मैं ही कमीन, बोला तू है ही कमीना, ऐसा अंदर आ सकता हूँ क्या? चला क्या हो गया? तो जी मेरा पर्स चोरी हो गया, 18 रुपए चोरी हो गया। भाई साहब वो पहले अपनी बंदूक निकालेगा, वही गोली मारेगा। बेटे हमारी जिंदगी में इतने सारे केसेस का कम थे कि तू एक और इंपॉर्टेंट केस ले आया, ठीक है? तो कहां जाएंगे? पर्स चोरी हो गया, थाने जाएगा ना, यहाँ आसपास थाने में भी एक छोटा सा कोई हवलदार सा बंदा बैठा हो, तो सर मेरा बटुआ चोरी हो रहा है। ठीक है बेटा बता, अब तुम्हारा बटुआ 12 रुपए का चोरी हुआ है और वो तुम्हारे 40-50 पेज लिखवा लेंगे। कहाँ हुआ, किस जगह पे, कितने बजे थे, किसके साथ थे, उसके साथ क्यों था, उसके साथ रोहित था, ठीक है जी। तो सब कुछ वहां पर लिखवा लेंगे। अभी आप डायरेक्टली टॉप लेवल पे नहीं जाते, आपको कोई समस्या होती है तो आप उससे बड़े लेवल, उससे बड़े लेवल, उससे बड़े लेवल, कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं, यस और नो? अब ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट चलाने का दारोमदार अकेले इसको नहीं दिया, दिया इसी को है। इसने अपने अंडर में बिठाए हैं आरडी। आरडी को बोलते हैं मेरे दोस्त रीजनल डायरेक्टर। क्या कहते हैं? रीजनल डायरेक्टर। पता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन चलाती है? निर्मला सीतारमण। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इनके अंडर में है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी। फिर इसके बाद जाते हैं आरडी के पास। तो मेरे दोस्त इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ रीजनल डायरेक्टर है 7 रीजनल डायरेक्टर्स बना रखे। इंडिया को 7 रीजन्स में डिवाइड किया। हर एक रीजन का एक टॉप लेवल का बंदा होगा। अब बताओ कि एक रीजन में नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होंगे या कम? बोलना भाई, एक रीजन में नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा होंगे। अब एक आरडी के लिए सारे स्टेट्स को संभाल पाना क्या आसान है? कंपनी तो दिल्ली में भी है, कंपनी मुंबई में भी आएगी। मुंबई इज द हिस्सा ऑफ महाराष्ट्र, दिल्ली एक अकेली यूनियन टेरिटरी जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में आती है। तो इन्होंने क्या करा कि काम का बर्डन ज्यादा ना आ जाए, तो इन आरडी के नीचे बिठाए हैं आरओसी। नाम तो तुमने ये सुना होगा पक्का, और यही सुना होगा शायद इसके ऊपर वाले नाम, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सही है बेटे? तो मेरे दोस्त हर एक स्टेट के अंदर आपके आरओसी जो है वो बैठते हैं। अब इस आरओसी के बारे में भी कुछ बात करते हैं। हर एक स्टेट में आपका आरओसी होगा, एवरी स्टेट, लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 2 आरओसी है और 2 स्टेट ऐसे हैं जहां दोनों का मिलाकर 1 आरओसी। तो समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं? 2 स्टेट के नाम लूंगा जहां पर 1 आरओसी नहीं है, 2 आरओसी है, और 2 ही ऐसे स्टेट बताऊंगा जहां दोनों का मिलाकर 1 आरओसी है। तो पहले 2 का 1 बताते हैं। बेटे आपने नाम सुना है उत्तराखंड? गए हुए खूब घूमने, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी।
उत्तराखंड के साथ में आपने नाम सुना उत्तर प्रदेश, यहाँ भी खूब गए हुए, और तुम ना जाओ तो तुम्हें किडनैप करके ले जाएंगे ये लोग। यहाँ किडनैपिंग बहुत तगड़ी होती है। इनका एक ही आरओसी है, कहां बैठता है, बेटा पंखा चला दोगे, एक आरओसी है, कहां बैठता है, कानपुर में। ठीक है मेरे भाई, दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर दोनों के दो दो आरओसी है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दो आरओसी है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो एक आरओसी है पुणे में, और एक बैठता है कहां पर, मुंबई में। और एक स्टेट है हमारा जिसका नाम है तमिलनाडु, यहां पर दो आरओसी हैं, एक बैठता है आपका चेन्नई में, और बेटा एक बैठता है आपका कोयम्बटूर। साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं, छोले भटूरे नहीं लग रहा है कोयम्बटूर। है ना, साउथ के ऐसे ही नाम होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको देखो धीरे धीरे मैं कुछ कुछ बातें आपके मन में डेवलप कर रहा हूं। तो जो बातें मैं डेवलप करना चाह रहा हूं, एक बार मैं अभी तक जो मैंने बातें बताई वो आपको याद दिलाऊं। मैंने मेरे दोस्त आपको ये बताया कि भाई लॉ असल में होता क्या है। तो लॉ मतलब सिंपल है कि जी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों की एक तरीके से बिहेवियर को ठीक रखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है जी, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। भाई जिस भी लॉ को आपको बनाना है वो एक जगह पर आपने इकट्ठा करके रखा होगा, उसको बिल बोलोगे। उस बिल को आपने प्रेजेंट किया कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में दो सभा होती है आपकी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। वहां से उसकी क्या मिली आपको, रजामंदी मिली, मेजोरिटी ने अप्रूव किया, और फिर गया प्रेसिडेंट के पास, फिर ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है, एक्ट बन जाता है। वापिस प्रेसिडेंट से बड़ा कोई है ही नहीं, है ना। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन्होंने जो प्रेसिडेंट ने रोक भी रखे हैं और मना भी कर रखा है। उसमें कुछ अपडेट करके, देखो प्रेसिडेंट अगर मना करता है तो ये थोड़ी बोलेगा जा मेरा मन नहीं है, वो क्या बोलेगा, कोई कारण बताएगा, इसलिए इसमें कमी है, इसको ठीक करके लाओ। उस कमी को ठीक किया जाएगा, फिर दोबारा से वही प्रोसेस। समझ गए, ओके। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लॉ मेकिंग प्रोसेस हमने समझा, और लॉ मेकिंग प्रोसेस को समझने के बाद मैंने सिलेबस की थोड़ी सी जानकारी दी। मैंने कहा 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 60 नंबर कॉर्पोरेट लॉ, 40 नंबर अदर लॉ। चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आई जब सुना कि 30 नंबर का क्या है, एमसीक्यूज है विद नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है, विद नो नेगेटिव मार्किंग। 28-27 आराम से ला सकते हो, पैटर्न में कुछ नहीं है एमसीक्यू का। जैसे फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स वगैरह दिया होगा आपने, वो तो लॉ तो पूरा सब्जेक्टिव था, बट इको का एक पैटर्न हुआ करता था, यहाँ पैटर्न नहीं है सब कुछ, कहीं से भी आ जाएगा क्वेश्चन। फिर मैंने आपको कॉर्पोरेट लॉ के बारे में ये बताया कि भाई ये कंपनी लॉ है, इसका एक तरीके से मैंने हल्का सा बैकग्राउंड लेवल से उठाकर बताया कि पहले कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था, और 1956 वाले एक्ट में बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी नेगेटिव बातें थी, जिनका कई एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब कई कंपनी जो रजिस्टर्ड थी, चल रही थी, वो उनका फायदा उठाती थी। अब फायदा उठाने का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, सत्यम वाला। वो क्या करता था भाई, लोगों के इन्वेस्टर के पैसे लेता था, रियल एस्टेट में लगाया जा रहा था, किसी बेनामी नाम से अलग अलग लोगों के नाम से प्रॉपर्टी लेता था, और सारे पैसे फ्रॉड करके वो गड़बड़ करता था। और जैसे ही वो बम फटा, उसने खुद ही कबूल करा, क्योंकि वो पानी सर के ऊपर जा चुका था, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था। पता उसकी एक स्टेटमेंट थी, उसने ये बात बोली कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये क्या साम्राज्य को चला रहा हूं, मैं पिछले 9 साल से ये काम कर रहा हूं, मैं इतना उलझ गया कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं वो करना क्या, मेरी टीम जो बोलती थी वही करते थे। आ रहा है कुछ समझ में। तो वो लूप होल्स थे, उस लूप होल्स की वजह से यूजर्स का बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। वो यूजर्स बड़े परेशान रहते थे कि भाई ये इतना बड़ा लूप होल है, मैं अपने पैसे लगाऊं, कल को डूब गए तो। जैसे अभी अडानी की एक रिपोर्ट, अडानी के लिए एक रिपोर्ट आई है अभी अमेरिका से, हिंडनबर्ग। उस रिपोर्ट की वजह से अडानी के शेयर 55% डाउन हुए।
अब मान लो चेकिंग के दौरान ये पता लगे कि अडानी ने बहुत सारी जगहों पर गड़बड़ की थी, तो आपको नहीं लगता बिलीव टूटेगा दोबारा से स्टॉक मार्केट में लोगों का कि साला हम बेवकूफ है, हम जाके वहां पैसे लगा रहे हैं। भाई अडानी के लिए कोई कुछ नहीं होगा 1 लाख करोड़, हमारे लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। हम अपनी सेविंग का हिस्सा जो 5 लाख 10 लाख हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा सारा का सारा डूब रहा है सिर्फ इस वजह से कि तू फ्रॉड कर रहा है। तेरा पैसा है तू उड़ा, भाई मेरा पैसा तू क्यों उड़ा रहा है? तो उससे बचने के लिए बहुत सारी बॉडीज बनाई गई हैं, बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। मैं उन सारे एक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा रेलेवेंसी सिर्फ फिलहाल कंपनीज एक्ट चल रहा है। तो यहां पर उन्होंने 2013 में सत्यम के बाद ही हुआ था, ये देखो 2013 में उन्होंने पूरा नया कानून बना मारा। उन्होंने कहा अब सब कुछ नया होगा, पूरा का पूरा सब चेंज कर देंगे इस चीज को, ठीक है। तो उन्होंने क्या करे, उन्होंने बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बनाया ये कानून, और वो सिस्टम कंपनी एक्ट 1956 के अंदर सब उल्टा सीधा सिस्टम था। मोर देन 600 सेक्शंस थे वहां पर कंपनीज एक्ट में, किसी का सेक्शन वो है किसी का वो है, कोई सीक्वेंस नाम की चीज कंपनीज एक्ट में नहीं थी 1956 में। और 2013 में पूरा सीक्वेंस दिया, 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल। लेकिन आपको इंटर में पढ़ना है सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148, पूरा एक सीक्वेंस है लॉ का, और मैं आपको उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाने भी वाला हूं। बेटा यहां पर क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका पूरा का पूरा बेयर एक्ट है। कौन सा है? बेयर एक्ट। मतलब कि ये एज इट इज बिल था, एज इट इज बिल था जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये देखो यहां पर इन्होंने हर एक चीज का सीक्वेंस बता रखा है। मैं आपको बेयर एक्ट से कभी नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरे नोट्स है वो मैंने आपके बेयर एक्ट और आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही बनाए हुए हैं। हम उनसे बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि पेपर तो उन लोगों को बनाना है ना। जितने भी लोग अलग अलग बुक बनाते हैं ना, असल में कोई बुक नहीं होती, वो कॉपी और पेस्ट होता है अपनी इंस्टीट्यूट और बेयर एक्ट। हम भी यही करते हैं। यहां पर इन्होंने क्या करा है कि हर एक चीज का अरेंजमेंट किया हुआ है। पहले ना एक सेक्शन कहीं और था 1956 में, एक सेक्शन कहीं और था, समझ ही नहीं आता था। एक सेक्शन पढ़ रहे हो 500 का, एक पढ़ रहे पहला, सबका कोई लिंक नहीं हुआ करता था। इन्होंने क्या करा था, हर चैप्टर को अच्छे से देखो, प्रीलिमिनरी आपका इनकॉर्पोरेशन आप कैसे करोगे, प्रोस्पेक्टस यानी कि एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और कंपनी को शेयर कैपिटल जो मिलेगा वो शेयर कैपिटल का नाम, जो शेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी डिपॉजिट्स लेती है, चार्जेस होते हैं, ये भी समझना होगा। मतलब कुल मिलाकर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कि कंपनी को जो मैनेज करने वाली टीम होती है, कंपनी को चलाने वाले जो लोग होते हैं जो कि डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने बेयर एक्ट को इतना सीक्वेंस में बनाया हुआ है, पूरा का पूरा लॉ इनका बहुत सीक्वेंस में है, और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए और आपकी स्टडी भी इसकी तरीके से होगी। 470 सेक्शन है, सारे नहीं पढ़ने, आपको 148 सेक्शन तक पढ़ने, 1 से 148 चैप्टर 10 तक। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? अच्छा कोई आपसे पूछे आप कंपनी एक्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत बता सकते हो? यस। तो आप सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा था कि कंपनी को चलाता क्या है? एमसीए। एमसीए ने अपने नीचे बर्डन बहुत ज्यादा, अकेले क्या क्या देखेगी निर्मला सीतारमन, तो नीचे उन्होंने 7 रीजनल डायरेक्टर बिठाए। अब 7 के पास भी थोड़ा सा कम समय है, इन्होंने बोला भाई एक काम करो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी यहां पर रखो। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में आपका 1 आरओसी जो बैठता है, कानपुर में, महाराष्ट्र में 2 आरओसी और तमिलनाडु में 2 आरओसी, ठीक है जी। तो अब ये वाला आरओसी है, यही वाला जो आरओसी है, इसी आरओसी के पास जाकर हमें अपनी कंपनी को क्या करना है? इनकॉर्पोरेटेड करवाओ। ये जो मैंने डिटेल बताई वो इस शब्द को समझाने के लिए बताई। तो हम जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अभी पूरा प्रीलिमिनरी पढ़ेंगे। प्रीलिमिनरी की कुछ बातें मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आती जाएंगी, जैसे कुछ डेफिनेशंस। प्रीलिमिनरी को पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 2 आपको यही बताएगा कि आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे करोगे।
जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जाते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता जो आपको पड़ेगी उसके नाम वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फाउंडेशन लेवल पर क्योंकि आप पढ़कर आए हो तो एक नाम मैं आपको याद दिलाता हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन। याद है? मेमोरेंडम इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। कुछ था? तो जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे तो आप अपना ऑब्जेक्ट बताओगे, अपना नाम बताओगे, अपनी लाइबिलिटी बताओगे, तो वो मेमोरेंडम में लिखा होता है। कंपनी को चलाने के लिए आपके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे वो लिखा होता है। मतलब आप कंपनी को जब भी बना रहे होते हो ना, तो सारी की सारी प्रक्रिया को फॉलो करोगे, तभी जाकर आपकी कंपनी का क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन। तो सर जी इनकॉर्पोरेशन करके ही कंपनी चलेगी क्या? हाँ जी, इनकॉर्पोरेशन अगर आप नहीं करते हो तो कंपनी आप चला नहीं सकते। यहां तक ओके? अब प्रश्न मेरा यह है कि सर जी एक्ट तो आया 2013 में, ये कह रहे कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2000। बेटे टाटा की कंपनी कब से चल रही है? 1800 से। पता है आपको? 1800 शायद 75-73 में टाटा थी, उसका टिस्को नाम हुआ करता था उस टाइम पे। लगभग लगभग 130 साल 40 साल के आसपास हो गए उस कंपनी को बने हुए। अब टाटा कंपनी तो रजिस्टर्ड हुई थी सर जी कब? 1800 को कुछ में। अब क्या टाटा कंपनी को दोबारा से अपना नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा होगा 2013 के एक्ट में आने के बाद? तो उन्होंने कहा नहीं सर, अगर आप किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में, इसको ना एग्जिस्टिंग लॉ कहते हैं, डेफिनेशन में ये लिखा होगा एग्जिस्टिंग लॉ। आप किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है। आपको 2013 वाले एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो। आना तो समझ में क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर बेटे चैप्टर नंबर 1 उसका यूनिट नंबर 2 नेचर ऑफ कंपनी। अभी यूनिट नंबर 1 जो है ना ये वाला प्रीलिमिनरी, यानी कि चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट, हल्का हल्का बताया है। बहुत कुछ इसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह की बातें हैं, ये हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वहां पढ़ेंगे। टोटल इस प्रीलिमिनरी में 3 यूनिट है। उन 3 यूनिट में काफी सारी बातें मैं यूनिट नंबर 2 की पहले बताऊंगा, फिर यूनिट नंबर 3 की, और एंड में जब पूरा का पूरा एंड तक पहुंचेंगे तो पूरा यूनिट कंप्लीट करके फिर 2 पे जाएंगे। सब लिंक्ड है एक दूसरे से, तो उसके हिसाब से करेंगे। बेटे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सेक्शन नंबर 1 किसी भी एक्ट का उसका एक्सटेंट बताता है कि कौन सी जगह पर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है बेटे, और उसका नाम बताता है शॉर्ट टाइटल। तो इसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2000, और ये एक्सटेंड है होल ऑफ। बेटे भारत के अंदर अगर आज की डेट की बात करो तो कोई भी नया एक्ट आएगा ना वो पूरे भारत पे लगता है। पहले चलती थी कश्मीर में धारा 370, जो कि शायद अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई, और धारा 370 की वजह से बहुत सारे कानून वहां पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। उन कानूनों का नाम बताओ। 3 तो तुम फाउंडेशन में पढ़कर आए हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होते थे, इसीलिए यहां पर इन्होंने बता दिया ये एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया पे लगता है। क्लियर है? तो बेटे डेफिनेशन कहती है कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज व्हाट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी कंपनी इनेक्टेड प्रायर टू द कंपनीज एक्ट 2000। अगर 2013 से पहले की कोई भी कंपनी है जैसे कि रिलायंस या कोई और कंपनी,
जो रजिस्टर्ड है 2013 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने की दोबारा आवश्यकता कतई भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ये कहता है ए कंपनी इज द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, ये फॉर्म है। इट मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट रन बाय प्रोफेशनल पीपल, जिसको आप कहते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने कई बार ये नाम सुना होगा, 11th क्लास 12th क्लास बिजनेस स्टडीज में टॉप लेवल मैनेजमेंट आया होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं जो एक कंपनी को रन करते हैं, उनकी रनिंग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन रन करने के लिए पैसा कहां से आता है सर? मेंबर्स देते हैं। सुना है कभी? मेंबर्स जरूरी नहीं है सिर्फ मेंबर दे, डिवेंचर होल्डर भी देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर देते हैं। तो ये सारे जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं उस पैसे का मिसयूज ना हो जाए, और अगर मिसयूज हो गया ट्रस्ट बिल्ड खत्म, इकोनॉमी खत्म, इन्फ्लेशन आएगा, सारी चीजें, रिसेशन आएगा, सब गड़बड़ होगी। उन गड़बड़ों से बचने के लिए इस वाले एक्ट को बनाया गया है। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे कंपनी की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। मजा आएगा तुम्हें इस कैरेक्टरिस्टिक को समझ के। शायद तुमने कैरेक्टरिस्टिक पहले भी पढ़ी हो, पढ़ी है किसी ने? ओके मेरे भाई, सबसे पहली बात, अब इस कंपनी की हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। फाउंडेशन में सबसे ज्यादा यही समझ में आया होगा अगर पढ़ा होगा तो तुमने। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की तो ये कहती है कि भाई कंपनी खुद एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। कौन सा एसोसिएशन सर? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है बेटे? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 3 के अंदर काइंड्स ऑफ कंपनीज, जहां मैं बताऊंगा आपको कंपनी अलग अलग तरीकों की होती है, और वहां दो नाम लेने वाला हूंगा। एक कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। अगर आप बात करते हो ना किसी पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के अंदर आपको कम से कम 7 मेंबर होने बहुत जरूरी है, जिससे आप अपना क्या करवाओगे? कंपनी को इनकॉर्पोरेशन। और जब भी बात आपकी प्राइवेट कंपनी की होती है, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर आपके मिनिमम 2 मेंबर तो होनी चाहिए। वैसे और भी अलग अलग कंपनीज है, फिलहाल मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ, इनकॉर्पोरेशन करवाने जाओ, तो आप मिनिमम 7 और मिनिमम 2 आपको यहां पर चाहिए ही चाहिए। ये तो आपको पता था। इसके बाद एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक कहती है सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है बेटे? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को मैं बताना चाहूंगा। ये कंसेप्ट कहता गया, पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ का, ये पूरी की पूरी कंपनी का यही वाला है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आपको क्या लगता है सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ा सा बताएगा इसके बारे में, अगर कोई जानकारी हो किसी को फिर हम बताएंगे क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो कंपनी है वो बिल्कुल सेपरेट होती है कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं। एक नाम में बोलो तो स्टेक होल्डर, और अलग अलग नाम में अगर आप बोलो तो ऐसे बोल सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, ऐसे बोल सकते हो, या कंपनी के सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, अभी और भी लोग हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई कंपनी जो है ना, डायरेक्टर किसी कंपनी को चला रहा है, पैसा पब्लिक का है, तो डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता ये कंपनी मेरी है मैं कुछ भी करूं। अगर आपको डायरेक्टर खुद वहां पर एक तरीके का इंप्लॉय होता है, डायरेक्टर को खुद फीस मिल रही होती है अपनी सर्विसेज को देने के लिए कंपनी को। कंपनी किसी की नहीं होती,
क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक आगे भी आएगी, नाम है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कंपनी नेचुरल पर्सन होती है? हम लोग नेचुरल पर्सन है, कहीं भी घूम लेते हैं, कंपनी को देखा कभी घूमते, कनॉट प्लेस में देखा कभी रिलायंस को घूमते हुए गोलगप्पे खा रहा हो रिलायंस वहां पर, है जी? नहीं ना। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। अब वो चलाने वाले लोग हैं ये सारे के सारे। आपको नहीं लगता ये सारे के सारे मिस यूज कर सकते हैं अपनी पोजीशन का? भाई डायरेक्टर भी कर सकता है, क्योंकि रन तो डायरेक्टर कर रहा है। जब डायरेक्टर ने कोई गलत काम कर दिया और बोला भाई मैंने थोड़ी किया, कंपनी ने किया, क्योंकि कंपनी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी, सारे डॉक्यूमेंट में किसका नाम लिखा हुआ? कंपनी का। हर एक जगह पर कंपनी का नाम है, लेकिन रन कौन कर रहा है? ये बाकी के लोग रन कर रहे हैं। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेटे कंपनी अलग है और बाकी के सारे लोग अलग हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हर एक काम कंपनी के नाम पे होगा, और जितना भी पैसा आप मार्केट से उठाओगे वो भी कंपनी के नाम से उठाओगे। कंपनी अलग, और कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग यह लिस्ट मैंने बता रखी है वो सारे के सारे क्या है? अलग है। क्लियर है यहां तक? यहां पर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए ना एक कॉन्सेप्ट आया था केस स्टडी के माध्यम से 1997 में, 1897 में। वो केस क्या था बेटे? केस का नाम सुनना। एक केस आया सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये 1897 का केस था। क्या था भाई? एक बंदा था सलोमन नाम का, इसकी एक ही बीवी थी। नहीं, विदेशों में ज्यादा होती है ना भाई, इसलिए बोला है इंडिया में एक बीवी होती है, विदेशों में तो 6-8 होती है। बच्चे 2, बीवी 8। आगे एक वाइफ थी और 5 इसके बच्चे थे। 5 बच्चे थे, 4 बेटे, 1 बेटी। ठीक है। अब ये जो सलोमन बंदा था मेरे भाई, इसका ना प्रोपराइटर था, ये सोल प्रोपराइटर। और ये सोल प्रोपराइटर था, कोई लेदर का बिजनेस करता था। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? जैसे जैसे इसका घर चले तो परिवार कितना बड़ा है, लेदर का बिजनेस, जूते वूते बनाता था, तो ज्यादा कमाई जो है होती नहीं थी। एक दिन जाना सलोमन का दोस्त वहां से गुजरते हुए, डेली मिलता था उससे। अच्छा, इसमें जो मैं बात बता रहा हूँ अपनी स्टाइल से ही बता दूं, ठीक है? जरूरी नहीं हमारा दोस्त होगा, मुझे नहीं पता कौन था। वहां से उसका दोस्त है, वो जा रहा था, वहां से सलोमन से बात करी, और सलोमन भाई क्या तू छोटे मोटे बिजनेस में लगा रहता है, तो एक काम कर, कुछ बड़ा कर, एक कंपनी बना। कंपनी बनाएगा तो भाई बैंक भी तुझे पैसा देगा, भाई कंपनी को तो जल्दी मिलता है ना लोन वगैरह, सप्लायर तुझे सामान भी ज्यादा देंगे, और कस्टमर भी तेरे पास ज्यादा आएंगे। भाई तूने एक कंपनी बनाई हुई है, तो तेरा भरोसा जो है वो इस प्रोपराइटरशिप के बिजनेस से बढ़कर थोड़ा वैसे हो जाए, थोड़ा तू अपर लेवल पे चला जाए। सलोमन ने भाई दिमाग लगाया, सलोमन कह रहा ठीक है जी मैं कंपनी बनाता। अच्छा माइंडेड था बहुत, ये बताऊंगा इसका माइंड कैसा। सलोमन ने दिमाग लगाया और सलोमन ने बनाई एक पब्लिक कंपनी। क्या बनाई सर? पब्लिक कंपनी बनाई सलोमन ने। और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने मेंबर की जरूरत पड़ती है? इसने कहा आप कहां जाएं, 7 बंदों को ढूंढे, है ना? यहाँ पूरी टीम तैयार है। तो जी 7 मेंबर में एक तो उसकी वाइफ हो गई, एक खुद सलोमन, 5 उसके बच्चे। एक बार बताओ कानून कहां तोड़ा? कहीं नहीं तोड़ा। भाई 7 आपने बोले, दे दिए 7। जरूरी बाहर से लेके आओ? मेरी खुद की औलाद इतनी सारी है, जरूरत क्या है बाहर की? है ना जी? ओके जी। अब सलोमन ने पब्लिक कंपनी बनाई। तो यार एक पब्लिक कंपनी आप जहां पर भी बनाओगे तो आपको एक जगह की, सामान की जरूरत पड़ेगी या नहीं? पड़ेगी या नहीं? खुद ही सोच के देखो, पड़ेगी। अब सलोमन कह रहा है यार कंपनी को चलाने के लिए सामान कहां से लाऊं? सलोमन के अंदर दिमाग आया कि भाई सलोमन एंड कंपनी को चलाने के लिए ये कंपनी सोच रही है सामान कहां से लाए, तो इन्होंने एक सामान खरीद लिया सलोमन नाम के किसी बंदे से। नहीं समझे?
नहीं समझे? कंपनी ने, भाई सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी ने सामान खरीदा किसी सलोमन नाम के, भाई सिंपल सी बात है, मेरे को कंपनी चलानी है तो मुझे कंपनी के लिए जो भी लैंड लेबर कैपिटल चाहिए होगा मैं कहीं से तो लाऊंगा, और मैं जहां से भी लाऊंगा मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने अपनी, अब जैसे अपनी बनिए की दुकान है, खुद की दुकान है, आपके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, खुद की दुकान है मान लो बनिए की, तो क्या खानदान का कोई भी बंदा आके कट्टे में चीनी भरे और ले जाएगा? कुछ सोच के देखो भाई। पता है एक बिजनेस का, कामयाब बिजनेस का असूल और रूल यही है कि चाहे माल अपने घर में भी जा रहा हो, पैसा पूरा गले में होना चाहिए। गलत तो नहीं है? अब क्या हुआ जी, इस कंपनी ने सलोमन से प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो खरीद लिया, तो सलोमन को कुछ पैसे मिले होंगे। बेटा वो कुछ नहीं रहा, सब कुछ जेल में है, ठीक है, वो असल में कुछ नहीं रहा है, ये कानूनी रूप से प्रक्रिया दिखाई जा रही है पूरी, और ये गलत भी नहीं है। भाई मैं अपने बिजनेस को खोलूंगा तो मैं बाहर से, मान लो मेरे को रेंट पे कोई घर लेना हो, तो मेरे को 20,000 रुपए में रेंट पे घर मिल रहा है, तो मैं जेब से 20,000 दूंगा। मेरे छोटे भाई ने बोला यहां रह ले, तो छोटे भाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं गई, तो 20,000 उसके भी तो देने बनते हैं ना मुझे। समझ में आ रही है बात? तो अब क्या हुआ जी, सलोमन को कुछ पैसे मिले। अब जब सलोमन को पैसे मिले तो सलोमन ने उस पैसों को कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अपनी कंपनी में, अपनी नहीं मतलब सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में। तो ध्यान से सुनना क्या हुआ, सलोमन बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता था और उसने अपने बिजनेस को, ये जीबीपी जो है ना वो, ये जो इंग्लैंड की करेंसी है उसको शो करता है, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ये पाउंड है ब्रिटिश के, 39,000 ब्रिटिश पाउंड में प्रोप्राइटरशिप बिक गई और क्या बन गए, सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब ये प्रोप्राइटरशिप किसने बेची, सलोमन ने, और सलोमन के पास आया 39,000 पाउंड, जो भी होता है पाउंड का रेंट, ठीक है जी। सलोमन ने कहा 39,000 पाउंड पड़े, क्या करूं? सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर जो है वो कौन बन गया, सलोमन। भाई डायरेक्टर को अपॉइंट करने की एक प्रक्रिया होती है, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए अगर 50% मेंबर एग्री कर जाते हैं तो कोई भी बंदा उस कंपनी का डायरेक्टर। अच्छा बताओ मेंबर कौन थे? तो एग्री कौन होगा? करेंगे नहीं करेंगे? कोई जूते लाइन से नहीं मारेगा सबको, पांचों बच्चों को इधर बैठ, साले मीटिंग में मना कर रहा था इधर तेरी ऐसे की तैसी, बाप हूं बाप, डाउट है। अच्छा सुनो, तो भाई उन्होंने एग्री कर दिया, सलोमन क्या बन गया, कंपनी का डायरेक्टर। सलोमन ने कंपनी से बोला, इस सलोमन ने बोला भाई मुझे 20,000 रुपए के 20,000 पाउंड के शेयर दे दो। उसने 20,000 पाउंड के क्या ले लिए, 10,000 पाउंड के डिवेंचर लिए और 9,000 पाउंड कैश इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर। यहां तक ओके, कोई दिक्कत किसी को? आपको, आपका नाम दोस्त, धीरे धीरे नाम पूछूंगा सबका, है 2 4 10 दिन लगेंगे याद करने में। ओके यहां तक ओके हो गया, चल भाई बिजनेस चल पड़ा। अब जब एक सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का बिजनेस चला, तो बिजनेस के अंदर आपको पता ही है भाई, बिजनेस चालू होता है तो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, भाई प्रॉफिट भी हो सकता है और, अरे बिजनेस चला होगा तो पक्की बात है बहुत लोगों ने उधार दिया होगा। तो सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को काफी सारे क्रेडिटर्स वगैरह ने उधार दिया था माल, और अब क्या हुआ भाई, हैवी क्राइसिस आया और तगड़े लॉस के कारण अब ये समस्या आई कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बंद। बंद करने का डिसीजन जो लेता है वो लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले मेंबर से पूछता है, वही आगे काम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेंबर से पूछा और पूछने के बाद कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। मेरे दोस्त आप ऐसे ही किसी के बिजनेस को बंद नहीं कर सकते, आप अपने आप को कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, आप कभी भी अपने बिजनेस को ऐसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसे तो मैं किसी से 20 लाख रुपए लूं, अगले दिन बोर्ड लगा दूं घर के आगे इंसॉल्वेंट कला नाम, तो ऐसे तो चल रही है इंडिया। तो इंस्टॉलमेंट घोषित कौन करेगा, कोर्ट करेगा। भाई कंपनी कोर्ट गई, कोर्ट से
कोर्ट ने सारी वो देगी, कोर्ट अपना लिक्विडेटर भेजता है, कोर्ट ने लिक्विडेटर भेजा और लिक्विडेटर को कोर्ट ने बोला कि जाके चेक कर गया भाई इस कंपनी में सच में फाइनेंशियल लॉस है क्या? हाँ जी, सच में फाइनेंशियल लॉस था। और उस फाइनेंशियल लॉस को लिक्विडेटर ने कोर्ट को बताया, कोर्ट ने बोला ठीक है जी, ये कंपनी को क्या करो, इंसॉल्वेंट घोषित करा, क्या करो, लिक्विडेट या वाइंडिंग अप करो। तो मेरे दोस्त, अब वाइंडिंग अप का भी एक प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनना, वो प्रोसेस वो कानून कहता है खुद, ये बात वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस है। वाइंडिंग अप का प्रोसेस ये होता है कि लिक्विडेटर आता है, तो पता है लिक्विडेटर जनरली आप ही लोग हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, कंपनी सेक्रेटरी, कोई प्रोफेशनल बड़ा, मतलब आप लोगों का स्कोप बहुत है, सीए का बहुत स्कोप होता है। तो लिक्विडेटर आया, तो लिक्विडेटर क्या करता है, असेट्स को सेल करता है, एसेट सेल करेगा और पैसे को क्या करेगा, लाइबिलिटीज को पे करेगा। तो बेटे लाइबिलिटी किसको दे, जो पहले आ गया उसको, भंडारा चल रहा है, लाइन में खड़े हो जाओ, सूट वाला भी लाइन में खड़ा है और कच्छे वाला भी लाइन में खड़ा है, हमको पहले सूट वाले को तो शर्म आ जाएगी मांगने में, कच्छे वाला मैं खाऊंगा दो फोड़ी और, है ना जी, ऐसे करता है। तो मेरे भाई यहां पर पैसे देने का कंपनी लॉ ने एक सीक्वेंस बता रखा है, ठीक है, क्या बता रखा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, सबसे पैसे दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे सिक्योर डिवेंचर वाले को, ठीक है जी, उसके बाद अनसिक्योर्ड वालों को दिए जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिए जाते हैं, और चौथा नंबर इक्विटी का आता है। यहां से कुछ बचा तो इनको, यहां से कुछ बचा तो इनको, यहां से कुछ बचा तो, ठीक है। तो भाई बिजनेस सोल्ड किया, और बिजनेस को सोल्ड करके जो लिक्विडेटर ने बिजनेस सोल्ड किया वाइंडिंग अप के टाइम पर, उसको कुछ पैसे मिले। अब वो पैसे जो थे, टोटल एसेट्स थे 6,000 पाउंड की, टोटल लाइबिलिटी थी कितने की, 10,000 की, और 7,000 का क्रेडिटर्स थे अनसिक्योर्ड वाले। तो मिले कितने रुपए लिक्विडेटर को, 6,000। चलो जी, लिक्विडेटर कह रहा पैसे बांटूंगा, लिक्विडेटर बोला सब बैठ जाओ आराम से, इधर आ जाओ, तो क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर सब बैठ गए आगे। तो लिक्विडेटर ने बोला भाई सबसे पहले सिक्योर डिवेंचर खड़े हो जाओ, कौन है, 6,000 तेरे, अब कुछ नहीं है बेटे, घर जाओ सब पे जाओ। और उनका मूड भाई, खुद की कंपनी, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही के मेंबर, खुद ही के बच्चे, खुद ही पैसे ले गया। तो बात तो सही है, उनका दिमाग घूम गया, क्या हो रहा है। अब बताओ, दिमाग घुमाने वाली बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ कानून के खिलाफ क्या काम किया, फिर करिए एक बता दो जो इसने गलत किया। 6,000 लेके मौज मारी इसने, अब वो सारे पागल हो गए, रुक चिंता है, नहीं जा रहा कोर्ट, हो गया कोर्ट में। अब जज साहब ने सारी बातें सुनी, माथा तो उसका भी ठंडा, अरे तू बूट मैन्युफैक्चरिंग कहां से करता है, तेरे को तो कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए तो इतनी खोपड़ी है। तो कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई कंपनी अलग है, कंपनी का डायरेक्टर और डिवेंचर होल्डर, मेंबर, ये सब अलग है, कोई भी बन सकता है। कंपनी अंबानी के अपने भी तो होंगे उसके अंदर शेयर होल्डर वगैरह, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट उस दिन आया। क्लियर है, कैसा लगा भाई, ओके। इसको पढ़ू एक बार, तेजी से पढ़ूंगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक बता दी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने तीसरी के साथ ही चिपका दी थी कि एक कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एक कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड अंडर द लॉ, एंड दस एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट फिक्टिशियस। ठीक है मेरे भाई। अब कंपनी होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो जहां लिखा हुआ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी मेक्स इट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। A company is a legal person entirely distinct and independent from its member, has its own rights and क्या यहां तक कोई समस्या। तो केस आया सलोमन वर्सेस सलोमन था 1897 में,
39,000 में उसने वो कंपनी जो है प्रोप्राइटरशिप ने कंपनी को बेचा। और बाद में क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स है जो मैंने अभी आपको दी है। कोर्ट का डिसीजन पढ़ रहा हूं। कोर्ट का डिसीजन है, द कोर्ट हेल्ड दैट सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज अ रियल कंपनी। क्या कोई गड़बड़ थी? फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, सब सारी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल की। The company is a legal person distinct from its member and could not be regarded as the agent or trustee of Mr. Solomon. Also, the company's assets must be first applied in the payment of रूल है, ये लिक्विडेशन का रूल है। अब एक केस के चक्कर में रूल थोड़ी चेंज कर देंगे। Secured creditor is entitled to payment out of the assets on which his debt is secured in priority to unsecured creditor. तो इसीलिए वो 6,000 की एसेट्स उसको पाउंड उसको मिले। इसने इस बंदे ने बहुत ही बढ़िया वाला दिमाग चलाया। क्लियर है? एक केस और था सेपरेट लीगल एंटिटी का, तो ये भी मैं आपको बता दूं। केस का नाम था ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग। भाई एक कंपनी थी, उसमें ना एक बंदा था ली नाम का, वो उस कंपनी का क्या था, डायरेक्टर। और वो कंपनी थी वो फ्लाइंग कंपनी, क्या बोलते हैं, एविएशन कंपनी। एविएशन मतलब वो जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं। और ली एक क्वालिफाइड पायलट भी था। क्या था? क्वालिफाइड पायलट। तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड में वो एक एम्प्लॉय भी था, एक डायरेक्टर भी था। क्या था, कोई दिक्कत तो नहीं, एम्प्लॉय भी था। तो इस डायरेक्टर ने एक रूल बनाया था कि भाई लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड मतलब ये जो कंपनी है, ये एविएशन की कंपनी। आपको क्या लगता है यहां पर मौत होने के चांसेस कितने हैं? जिंदगी और मौत का ही सवाल होता है। हवाई जहाज में तुम फ्लाइट में सफर करो 2 घंटे, भाई साहब आत्मा सूखती रहती है, आज हम पहुंच जाएंगे नहीं। सच में तो मैं कितनी बार भी आया हूं तो डर सा लगता है, जो लैंड करता है अजीब सा डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे मौज ले होते, ये बड़े बड़े ऐसे छोटे वाले मजे ले रहे होते। तो बड़ा खतरनाक काम है वहां पे। अब इतना खतरनाक काम है तो डायरेक्टर ने एक रूल बनाया कि भाई किसी की अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द जॉब, तो भाई उसको जो है एक अमाउंट कॉम्पनसेशन का मिलेगा, अच्छा खासा अमाउंट। तो ये उसने रूल बनाया। ये रूल बताओ गलत है या सही? भाई बोर्ड ऐसे तो कंपनी के पायलट या कोई और बंदा काम करने आएगा ही नहीं जिसको लाइफ की सेफ्टी नहीं है। हमारे इंडिया में भी तो लेबर लॉज बने हुए, प्रोविडेंट फंड एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट। तो ठीक है जी। अब क्या होता है, ली की डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है? प्लेन क्रैश में। घर पे मरता तो नहीं होता ये केस, प्लेन क्रैश में ली की हो गई डेथ। अब ली की डेथ हो गई तो भाई कंपनी ने उसकी नॉमिनी, उसकी वाइफ थी, उसकी नॉमिनी को पैसे दे दिए। अब लोग कह रहे कि नहीं ये तो खुद की कंपनी, खुद ही पैसे ले रहे। तो फिर नॉमिनी थी मिसेस ली। मिसेस ली ने कंपनी पे केस फाइल किया था। आया कुछ समझ? मिसेस ली ने कंपनी पे केस फाइल किया तो कोर्ट कह रहा है कि सर इसमें गलत क्या है, पैसे देने में सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। भाई कंपनी अलग है, कंपनी का डायरेक्टर अलग है, कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो क्या है? भाई वो जो बंदे की डेथ हुई है उसको अपने एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे क्या मिला? कॉम्पनसेशन मिला। क्या वो सर्विस नहीं देता था? अगर वो यहाँ का एम्प्लॉय नहीं होता तो कहीं और का नहीं होता, और कहीं और मरता तो उसको पैसे नहीं मिलते, वो तो अपनी कंपनी में मरा। तो ये था पूरा का पूरा केस। सही है? ये छोटा सा केस है, देखो इसके अंदर क्या लिखा है। A qualified pilot held nearly all the share in the company and by its articles। कंपनी के एओए में लिखा हुआ था, वो वर्किंग डायरेक्टर भी था और चीफ। He was killed while piloting, ये लाइन जरूरी है, while piloting company's aircraft। His widow, ये विंडो नहीं है विडो है, his widow claimed compensation under Workman Compensation Act। कंपनी अपोज था, कंपनी ने क्लेम के लिए मना कर दिया। अगर डायरेक्टर मर गया, बाकी दूसरे डायरेक्टर आए होंगे, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो भाई वहां पर डिसीजन कोर्ट का ये आया कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है और आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा।
कुछ आया समझ? तो इस रूल का क्या इंप्लीकेशन है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी के रूल का क्या इंप्लीकेशन है? इंप्लीकेशन नंबर वन, देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम ए मेंबर टू द कंपनी एंड वाइज, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर है, ये कंपनी है। कंपनी मेंबर को प्रॉपर्टी बेच सकती है और मेंबर कंपनी को प्रॉपर्टी, कई लोग बेचते खरीदते भी हैं। ए पर्सन कैन बी ए मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम। मैं देखो सलोमन क्या था, सलोमन मेंबर भी था, डायरेक्टर भी था। ली क्या था, डायरेक्टर था, एम्प्लॉय भी था। कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, मैंने एक कंपनी बनाई है और मेरा मान लो कंपनी का काम है वो मास्क बनाने का, और मेरी फैक्ट्री मास्क भी बनाती है, तो भाई कंपनी को बाहर से महंगा पड़ेगा, मेरी फैक्ट्री से सस्ता पड़ेगा, तो गलत है क्या? तो मैंने कंपनी को उधार दे दिया, किसी और को देता तो मुझे पैसे नहीं मिलते, मैंने कंपनी को दिया ना। अब मैं कंपनी का क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर बना, क्या बना, मैंने माल दिया तो मुझे पैसे लेने हैं कंपनी से, ठीक है? तो मैं कुछ भी बन सकता हूं एक कंपनी का। आई बात समझ? ओके, एक कंपनी हैज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स एंड कंपनी इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेंबर और डायरेक्टर। कंपनी एजेंट नहीं है बेटे, ये कोई इंडियन पार्टनरशिप नहीं है जहां पर म्यूचुअल एजेंसी चलती हो। पढ़ाना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसका डेफिनेशन थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा बताता हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अगली लाइन क्या है, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता था, एजेंट, मतलब गलती उसने करी, भरता कोई दूसरा भी था। अरे यहां ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी कोई एजेंट वेजेंट नहीं है किसी मेंबर और डायरेक्टर। क्लियर भाई? अब अगला कैरेक्टरिस्टिक, आज कैरेक्टर कर लेते हैं पूरे तरीके से, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं तब भी लूंगा, है ना? लिखा है कैपेसिटी टू सीव एंड बी सीव। कंपनी किसी बार, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो किसी के अगेंस्ट में केस कर सकती है, किसी और को प्रॉब्लम हो तो वो कंपनी में कर सकता है। बैंक गए कभी आप लोग, गए हो गए, लूटने गए थे? हाँ भाई पैसा निकालो। बैंक आप जाओ तो आपको 20,000 रुपए सबमिट करने हैं, तो आप एक फॉर्म भरते हो, फॉर्म के ऊपर नाम किसका लिखा होता है, बैंक का, HDFC बैंक। आपने उसमें 20,000 रुपए वगैरह सबमिट करे, सब कुछ किया, और सामने आपने ललिता को दे दिए, ठीक है? कैश जो है, अब ललिता को आपने वो पैसे दिए, ललिता ने वो पैसे को 3-4-5 बार 6 बार गिना, और गिन के उसने ओके कर दिया और आपको पर्ची दे दी, आप अपने घर चले गए। डॉक्टर देगा आपको मैसेज नहीं आया क्रेडिट का, अगले दिन हो गए नहीं आया, 2 दिन हो गए नहीं आया, मूड खराब हो गया, बंदा गया जाके वो ललिता में भिड़ रहा है, पागल। ये क्या बात है, पागल, ललिता की क्या गलती? तो वो बंदा किस पे केस फाइल करेगा, बैंक पे ललिता को पकड़ेगा, भाई ललिता का क्यों पकड़ेगा, बैंक पे पकड़ेगा ना। और ऐसे ही मैं अगर लोन लेता हूं मनीष के हाथ से, मनीष ने मुझे चेक, मैनेजर था किसी बैंक का, और लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, तो मनीष मेरे पे पर्सनली केस करेगा, बैंक करेगा। तो कैपेसिटी टू सीव एंड बी सीव, समझ में आ गया? अगला कह रहा है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ओनरशिप और मैनेजमेंट भी सेपरेट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं तुमने 20 रुपए के शेयर खरीदे, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी के बल्ब खोल के लिया है बाथरूम का, कहता है ये हमारा हो गया, ठीक है? ये क्या है, 20,000 दिए तुम्हें, गए वहां से 4 कुर्सी उठा के लिया, ये क्या बात है? प्रक्रिया फॉलो करो, अपने शेयर को तरीके से बेचो और अपने पैसे लेके जाओ। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट, ठीक है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, बेटे पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, ऐसा नहीं है प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। वो क्या रेस्ट्रिक्शन है बेटे, कोई बताएगा? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम 200।
अब मान लो कंपनी है 199 मेंबर है या 200 मेंबर, ठीक है। तो 200वें मेंबर ने क्या करा, उसके बाद 20,000 शेयर है, उसने अपने 10,000 शेयर मिस्टर ए को दे दिए, बेच दिए, और 10,000 मिस्टर बी को बेच दिए, तो चला गया। बताओ आप कितने मेंबर हो गए? 200। क्या यहां पर लिमिट क्रॉस नहीं हो गई? तो इसीलिए जब भी आप प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर करते हो तो आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेते हो कि क्या मैं अपने शेयर्स बेच दूं, तो वो बोलता है यस बेच दो, या वो मना करेगा भाई मत बेचो। मना करने का एक रीजन होगा वैलिड। आया समझ में? और फिर है परपेचुअल सक्सेशन। बेटे सुना है कभी परपेचुअल सक्सेशन के बारे में? कंपनी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन नेचुरल यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, टाटा की कंपनी को कितने साल हो गए? लगभग लगभग 150 साल। अंबानी की कंपनी है बाटा वगैरह, ब्लैक डॉग नाम सुना है? सर महसूस भी किया है, ठीक है। तो ब्लैक डॉग वगैरह जो कितनी सारी कंपनीज है, ये बहुत साल से चल रही है, चलती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होती। इनका सिर्फ लिक्विडेशन होता है, वो भी एक प्रक्रिया है। तो परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है, अगर सारे मेंबर मर भी जाए ना तो भी दूसरे मेंबर आकर उसको क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, वो कंपनी चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का मतलब होता है बेटे इनडेफिनिट, और सक्सेस मतलब होता है एग्जिस्टेंस। मेंबर्स मे कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर। मेंबर आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इवन मान लो किसी कंपनी में 7 मेंबर्स हैं, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 50-40 करोड़ रुपए का, तो सातों ने प्लान बनाया वे चल रहे मसूरी घूमने चलते हैं। बढ़िया गाड़ी पकड़ी उन्होंने इनोवा की, सारे गए, पहाड़ी थी तो सारे के सारे गिर गए, सब मर गए। तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं सर, कंपनी बंद नहीं होगी। मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। ठीक है जी, ओके। ये अगली क्लास में करें, बता देता हूँ 3 पॉइंट रह गए। ठीक है, ये चलो अब नहीं होगी, 2 घंटे हो गए, अगली क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी बंद नहीं हो रही है, अभी रिवाइज करवाऊंगा जो पढ़ा था। ठीक है मैं इसलिए ही छोड़ा क्योंकि मेरे को 10 मिनट वो भी लगेंगे ना। ओके, तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अप्रोच कैसा रहेगा। हम जो हर सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, हर क्लास पहले मेरी रिवीजन से स्टार्ट होगी। अच्छा, ये इन्होंने मेरे साथ क्लास ली हुई है तो उनको पता हो, ऐसी कोई क्लास नहीं है जो बिना रिवीजन के स्टार्ट हो। इवन शुरुआती 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा रिवीजन में जाता है, 10 मिनट 15 मिनट। अभी स्टार्टिंग में 10-15 मिनट जाएंगे, सिलेबस बढ़ता जाएगा तो रिवीजन भी बढ़ती जाएगी। तो और दूसरी चीज मैं आपको 1-2 क्लास के अंदर बताऊंगा आपको एग्जाम में लिख कर कैसे आना है। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है लॉ में कि भाई केस स्टडी आती है तो सर प्रेजेंट कैसे करें। मैं आपको 1-2 क्लास के अंदर पूरी की पूरी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताऊंगा करेंगे कैसे। पहले कुछ चैप्टर्स करेंगे और साथ में उसके जो हमारे पास्ट ईयर्स हैं वो करेंगे, और आपके इंस्टीट्यूट का मटेरियल और साथ में जितनी भी आरटीपीज होती है, रिवीजन टेस्ट पेपर, उनको सॉल्व करेंगे। अंत में मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है जी। ऑन एन एवरेज मैं सिलेबस की अगर बात करूं तो 50 से 53-54 क्लासेस मेरी लॉ में लगेंगी। अगर ओवरऑल करें तो 60 क्लास के आसपास होगा, जिसमें हमारा एक रिवीजन मैराथन भी होगा अंत में। ठीक है सर, तो अभी आज जो हमने पढ़ा है जरा एक बार उसको उसकी झलक मिल जाए। मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई, कंपनी सॉरी जो लॉ है आपका सिलेबस 60-40 में डिवाइडेड है। 40 वाला पोर्शन बाद में, 60 वाला अभी कॉर्पोरेट लॉ। अब कॉर्पोरेट लॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्ट नहीं आते, एक्ट के साथ और भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह भी आते हैं, जुडिशियल। जैसे अभी केस स्टडी पढ़ी सोलोमन की, क्या ये एक्ट के अंदर है? एक्ट के अंदर नहीं है, ये तो एक जुडिशियल डिसीजन है जिसको इन्होंने इसके साथ में ऐड कर दिया। सही है। हमारे कंपनी लॉ के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 470 है, लेकिन सिलेबस में 148 148 है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 29 है, लेकिन हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं। आपका कंपनी लॉ और दूसरे पार्ट का जो पूरा का पूरा पेपर है वो 30 मार्क का एमसीक्यू है विद नो नेगेटिव मार्किंग। कंपनी एक्ट
या कोई भी एक्ट बनाने का प्रोसेस क्या होता है? तो सर जी प्रोसेस बहुत ही आसान है। एक बिल होता है जो पार्लियामेंट में जाता है, और पार्लियामेंट में दो सभाएं हैं, राज्यसभा लोकसभा, वहां पर उसको प्रेजेंट किया जाता है, और प्रेजेंट करने के बाद अगर वहां से सहमति मिलती है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां से सहमति मिलेगी तो ऑफिशियल गैजेट में जाएगा, वो चीज एक्ट बन जाएगी। अब कंपनी एक्ट को लाने का क्या फायदा था या क्यों लेकर आया? तो भाई एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि 1956 वाले लॉ में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे लूप होल्स थे, इसका कई कंपनीज फायदा उठाती थी। मैंने आपको एक कंपनी का स्कैंडल बताया, सत्यम वाला। आगे आने वाली क्लासेस में और भी कुछ स्कैंडल्स देखेंगे हम लोग, और भी कुछ पॉजिटिव बातें भी देखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों का बिलीव अगर मार्केट से टूटेगा तो इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा, लोगों को भी बहुत नुकसान होगा। उनके बिलीव को बरकरार रखने के लिए कंपनी एक्ट 2013 आया, जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटीज बनाई गई, जो कि कंपनी की हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट पे नजर रखती है। और इस एक्ट को बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में प्रेजेंट किया गया है। हम लोग बिल्कुल नंबर से पढ़ेंगे 1 से 148 तक। मैंने आपको कंपनी का पहले डेफिनेशन बताया। मैंने कहा कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है। इनकॉर्पोरेशन करने आप आरओसी के पास जाओगे, प्रोसेस चैप्टर नंबर 2 में है। फिलहाल इनकॉर्पोरेशन करने आप जाते हो आरओसी के पास। अब जब आप आरओसी के पास इनकॉर्पोरेशन करने जाते हो तो आरओसी कहां पर होते हैं? तो सर जी हर एक स्टेट का एक आरओसी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का 2 का मिला के एक है कानपुर में, और 2 स्टेट यानी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र ऐसे हैं जहां पर 2-2 आरओसी। आरओसी के ऊपर कौन होता है? आरडी होता है। कितने होते हैं? उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो शायद निर्मला सीतारमन के अंडर में एट प्रेजेंट में है। फिर हम लोगों ने कुछ, अभी डेफिनेशन हमारी कंपनी की पूरी हुई नहीं, अभी कुछ और बात भी है डेफिनेशन में, बाद में आएंगी। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई। कैरेक्टरिस्टिक में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, प्राइवेट बनाओ तो कम से कम 2, पब्लिक बनाओ तो कम से कम। उसके बाद आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हो आप। सेपरेट लीगल एंटिटी पे 2 केस स्टडी मैंने आपको डिस्कस करी, सलोमन वर्सेस सलोमन और ली वर्सेस ली की। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ओनरशिप मैनेजमेंट सेपरेशन होता है, ट्रांसफर कर सकते हो शेयर को। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, पब्लिक में कभी भी कर सकते हो और केस कर सकते हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक अभी बची हुई है, वो अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है बेटे, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।